मुस्कान, पापा। देख बेटा कौन आया। अरे बुआ। मुस्कान, ओए कितनी बड़ी हो गई मेरी बच्ची। मैं अच्छी हूँ, तू कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप बैठिए, मैं पानी लेके आती हूँ। आओ दीदी। एक बहुत अच्छी खबर लेके आई हूँ तुम लोगों के लिए। कौन सी खबर दीदी? रिश्ता लेकर आई हूँ अपनी बिटिया के लिए। ये देखो, लड़का बैंक में नौकरी करता है और सबसे अच्छी बात ये है कि उन्हें भी हमारी मुस्कान बहुत पसंद है। पर दीदी, अभी तो मुस्कान आगे पढ़ना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। और आप तो जानती हैं, बचपन में उसने अपनी माँ को खो दिया था। तभी मैंने सोच लिया था कि मुस्कान का हर सपना पूरा करूंगा, उसे एक अच्छी जिंदगी दूंगा। दीदी, पढ़ने लिखने से किसी को मिली है अच्छी जिंदगी? अरे लड़का अच्छा कमाता है, हर महीने उसे तनख्वाह मिलती है, इससे मिलेगी इसे अच्छी जिंदगी। पर बुआ, शादी के बाद मेरा क्या होगा? मुझे भी तो अपनी एक पहचान बनानी है। आजकल की पीढ़ी ना सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है। चल, तूने तो अपने बारे में सोच ली, ठीक है, पर अपने इस बाप के बारे में तो सोच। ये तुझे इतना पढ़ाएगा लिखाएगा कैसे? अब खेती में तो पहले से आमदनी कम होती जा रही है, बचा कुचा एक खेत है, ऊपर से इसकी उम्र भी हो रही है। अब इतनी कम कमाई और ऊपर से तेरी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कैसे होगा? ये सब समय बदल रहा है, जरूरतें बढ़ रही हैं, पर बढ़ती जरूरतों के अनुसार हमारी आमदनी नहीं बढ़ रही है। देश के सभी प्रदेशों में एक कृषक परिवार की सालाना आमदनी आज भी बेहद कम है। कृषि क्षेत्र को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे फसलों की कम पैदावार, बाजार में सही दाम ना मिलना, अनियमित मौसम और खेती की लागत में बढ़ते खर्चे। पापा, पापा चलो अब खाना खा लेते हैं। हाँ बेटा, आता हूँ। वाह बेटा वाह। पापा, मैं काफी दिनों से सोच रही हूँ कि हमारी आमदनी कैसे बढ़ाई जाए। बेटा, बुआ भी तेरी ना, पता नहीं क्या दिमाग में डाल के चली जाती है। तू अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। नहीं पापा, ये मेरी भी जिम्मेदारी है। मैंने इसके लिए बहुत पढ़ाई की है और यहाँ तक कि कृषि के विशेषज्ञों से भी मिली हूँ। अच्छा, तो फिर क्या पता किया? फसल की पैदावार इसलिए कम हो रही है क्योंकि हमारी जमीन की उपजाऊ क्षमता कम हो रही है। हमें अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जमीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाना होगा और कृषि के अलावा भी कई और साधन देखने होंगे। बेटा, बात तो तेरी ठीक है, पर ये सब होगा कैसे? उसके लिए हमें सबसे पहले सतत कृषि की पद्धतियों को समझना होगा। सतत कृषि को सस्टेनेबल कृषि के नाम से भी जाना जाता है, पर इस कृषि को समझने से पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि हम किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। समय के साथ साथ मौसम काफी अनियमित हो गया है, जिसके कारण कृषि में कई चुनौतियां हमारे सामने आई हैं, जैसे कि सूखा, अत्यधिक वर्षा और बाढ़। मौसम के अनियम के कारण उत्पादन में मुश्किलें बढ़ने लगी। रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का असंतुलित उपयोग बढ़ने लगा। यहाँ तक कि सिंचाई का पानी वो भी सुचारू रूप से उपयोग नहीं होता। फलस्वरूप मिट्टी की उपयोग क्षमता लगातार कम हो रही है। वहीं दूसरी ओर आज का ग्राहक पहले से ज्यादा जागरूक है, जिसे पहले से बेहतर और गुणकारी खाद्य पदार्थ चाहिए। वहीं साथ साथ बढ़ती आबादी की जरूरतें भी बढ़ती जा रही है, जिसके लिए हमें चाहिए खाद्य उत्पादन में वृद्धि। इस फूड सिक्योरिटी और अच्छे उत्पादन की समस्या के निवारण का बस एक उपाय है, सस्टेनेबल कृषि। सस्टेनेबल फार्मिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी है हमारे किसान भाइयों के लिए, जिससे ना सिर्फ वो अपना प्रॉफिट बढ़ा पाएंगे, लेकिन अपने उत्पादन को भी ग्रो कर सकेंगे और ये वर्षों तक चलते रहेगा। वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बिज़नेस सिर्फ 1-2 वर्ष के लिए नहीं, बट ये इनका ग्रो होए अगले 25, 30, 50 वर्षों तक भी। पापा, सस्टेनेबल कृषि के कई मूल सिद्धांत हैं। इसमें अहम है फसल के उत्पादन में वृद्धि के उपाय। पर उसके लिए हमें सबसे पहले हमारी मिट्टी की जांच करानी होगी। इस जांच से हम मिट्टी की उपयोग क्षमता समझ पाएंगे कि इसमें क्या कमी है
और उसकी पूर्ति के लिए हमें फसल में क्या पोषक तत्व मिलाने चाहिए। मिट्टी की जांच, मौसम और हमारे स्थानानुसार हम उपयुक्त फसल का चयन कर पाएंगे। और अब तो मौसम का सही अंदाज़ा लगाना भी बहुत ही आसान हो गया है। ये देखिए, इस ऐप में हम अपनी ज़मीन के आसपास के मौसम की जानकारी ले सकते हैं और सही समय पर बुआई और कटाई दोनों कर सकते हैं। बेटा, लागत को कम करने के बारे में भी तूने कुछ पढ़ा है क्या? हाँ पापा, हमारी खेती की लागत को कम करने के लिए अब हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम हाइब्रिड बीज या HYV बीज का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के अलावा हम जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, जैसे बायो फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर। वाह बेटा, तेरी समझदारी देखकर तो मैं हैरान हूँ। तूने इतनी मेहनत की है, अब मेरी बारी है। चल बेटा, ये है प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र। यहाँ पर हम पानी और मिट्टी की जांच भी करवा सकते हैं। बेटा, यहाँ हमें उच्च गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक और फसल सुरक्षा के अन्य उत्पाद और खेती से जुड़ी अन्य तकनीकी जानकारियाँ एवं अन्य सुविधाएं मिल सकती हैं। क्या आपको पता है कि 1 टन अनाज उपजाने के लिए हम चाइना और ब्राजील जैसे देशों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमें सिंचाई के आधुनिक उपाय जैसे ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर सिंचाई को अपनाना होगा। साथ ही साथ आधुनिक उपकरणों का प्रयोग और कीटनाशकों का उचित मात्रा में उपयोग करना बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकता है। फसलों को कुछ खास कीटों और बीमारियों से रक्षा के लिए हमें बायोपेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स और फेरोमोन ट्रैप्स आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। सस्टेनेबल कृषि का एक और अहम सिद्धांत है मिश्रित खेती, जिसमें हम एक खेत में एक से ज्यादा फसल का लाभ ले सकते हैं, जैसे चीकू के साथ हल्दी की खेती, आम के साथ धान की खेती, नारियल के साथ सूरन और हल्दी की खेती, कपास के साथ अरंडी की खेती। बेमौसम बरसात, आंधी, गर्मी और कीटों से फसलों को बहुत नुकसान होता है। ऐसे में मौसम की मार से बचकर संरक्षित खेती एक बहुत ही कारगर विधि है। इसमें हम एक नियंत्रित वातावरण में फूलों और सब्जियों की ड्रिप सिंचाई और जल संरक्षण तकनीकों से खेती कर सकते हैं। इतने प्रयासों के बाद भी हम पर कोई विपदा आ सकती है और हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसी विपरीत परिस्थितियों से अपने को सुरक्षित करने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बनाई है और इस बीमा योजना का लाभ हम सभी किसान भाइयों को अवश्य लेना चाहिए। पापा, आप सभी लोग इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? बेटा, हमें इस बात की चिंता हो रही है कि जब अच्छी फसल होगी तो हम अपनी पैदावार को अच्छे दामों पर बेच पाएंगे। इसका भी उपाय है। हम सभी एक साथ मिलकर किसान उत्पादक संगठन का हिस्सा बन सकते हैं और हम जैसे छोटे और सीमांत किसानों को अपनी उपज का बाजार में एक सही दाम मिल पाएगा। ये है ई-नाम। ये एक ऑनलाइन बाजार है जहां हम बिचौलियों से बचकर सीधा खरीदार को हमारी फसल बेच सकते हैं। ई-नाम एक पैन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है और फिर ये एक यूनिफाइड नेशनल मार्केट प्रोवाइड करता है और स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्टियम इसका लीड इम्प्लीमेंटिंग सेंटर है। ये एक सिंगल विंडो सिस्टम है और APMCs की जितनी भी जानकारी चाहिए या उनकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सब ई-नाम के थ्रू लिंक्ड हैं। इससे क्या होता है कि इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, किसानों को पेमेंट जल्दी मिलता है और उनको एक बड़ा मार्केट मिलता है। बाजार में अच्छे दाम पाने के लिए ये भी जरूरी है कि हम अपनी पैदावार की उचित रक्षा कर पाए, जिससे हमें उसकी सही कीमत मिले। और इसके लिए आवश्यकता है अच्छे गोदामों की, फूल और सब्जियों को पकाने के लिए राइपनिंग चेम्बर्स, फल और सब्जियों को प्रोसेस करने की सुविधा और कोल्ड सप्लाई चेन की। बिटिया, इस बार मुझे लग रहा है कि हमें अपनी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे। आने दे अब की बार तेरी बुआ को, सीना ठोक कर कहूंगा कि एक पढ़ी लिखी बच्ची क्या कर सकती है। वो अपनी पहचान तो बना ही रही है और हम पूरे गांव वालों को, हम सबको एक नई दिशा भी दे रही है। पापा, हमें आज के बारे में ही नहीं बल्कि आने वाले कल के बारे में भी सोचना चाहिए कि हम अपनी आमदनी को लगातार कैसे बढ़ा सकते हैं। मैं सोच रही हूँ कि हमारे पास गाय भैंस तो है ही,
पर हम अपनी ज़मीन पर मुर्गी पालन भी शुरू करेंगे। पर इसमें तो काफी खर्चा हो जाएगा। मैंने उसके लिए पता किया है कि सरकार ना इसके लिए भी सब्सिडी देती है। हमें बस थोड़ी सी हिम्मत रखनी होगी। मुस्कान ने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम हिम्मत करें तो अपनी आमदनी को बढ़ाने के हम कई और उपाय ढूंढ सकते हैं। अब इनमें से एक उपाय है एकीकृत कृषि। उदाहरण के तौर पर धान की खेती से निकला हुआ भूसा मशरूम की खेती के लिए लाभकारी है, या फिर उसे डेयरी उद्योग में गाय भैंस के चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। पशुपालन एक कृषि से जुड़ी हुई ब्रांच है, बट इससे आप कई चीज़ें कर सकते हैं। एक तो आप डेयरी फार्मिंग कर सकते हैं, जिससे कि आप अपना दूध की आमदनी हो सकती है। साथ ही साथ जो उससे गोबर निकलता है उससे आप गोबर गैस प्लांट लगा सकते हैं, और गोबर गैस प्लांट से जो गोबर निकलता है वो आप खेतों में डालकर ऑर्गेनिक मैन्योर की तरह ज़मीन की जो स्वास्थ्य है उसको भी बढ़ा सकते हैं। तो एक ही चीज़ से आपने देखा कि 3 लाभ हो सकते हैं। हमारे किसान भाई की आमदनी भी बढ़ती है और साथ साथ उसकी जो लागत है वो भी कम होती है। इसलिए एकीकृत फार्मिंग में हमें 2, 3, 4 जितने भी क्रॉप है, शॉर्ट ड्यूरेशन का क्रॉप को भी इंक्लूड करना चाहिए। खास करके जो मरी मसाला का पाक है, टर्मेरिक है, धनिया है, ऐसे जो क्रॉप है जिसमें फ्लावरिंग भी बहुत आता है, उसके पोलिनेटर्स जो है परागनयन करते हैं, मधुमक्खी जैसे कीटक जो है उसको भी बहुत फायदा होता है, और हम मधु भी बहुत सारा कलेक्ट कर सकते हैं। मुस्कान, मुस्कान बेटा। अरे मुस्कान बेटा, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। वो आपको लौटने में देरी हो रही थी इसलिए मैं यहाँ आ गई। अरे ये सब छोड़ बेटा, पहले तू मुंह मीठा कर। इस बार भी अपनी फसल के बहुत अच्छे दाम मिले हैं हमें। 2 साल हो गए जब से हमने सस्टेनेबल कृषि की पद्धतियों को अपनाया है। बहुत लाभ हो रहा है बेटा। बड़ा गर्व होता है ये सोचकर कि तूने हम सबकी जिंदगी कितनी बेहतर बना दी। बेटा क्या सोच रही है? पापा, वो शहर के कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है। इसमें इतना दुखी होने की क्या बात है? पापा, मैं आपको यहाँ अकेला छोड़ के कैसे चली जाऊँ? बेटा, तूने पूरे गांव वालों को इतनी हिम्मत दी है, तो अपने बाप को इतना कमजोर समझती है? अरे मेरा तो एक ही सपना है कि तेरे हर सपने को पूरा कर सकूं। मैंने तेरी बुआ को फोन किया है, वो आती ही होंगी। उन्हें कुछ दिखाना है, और शहर जाने से पहले तू भी उनका आशीर्वाद ले ले। चल। भाई ऐसी भी क्या पढ़ाई लिखाई जिसके लिए इंसान को अपना परिवार ही छोड़ना पड़े? अरे ऐसी बात नहीं है तू दीदी। चुप रहे तो मुझे मत समझा। एक बात बताऊं तुझे, इससे पहले हमारे परिवार की कोई भी लड़की ना इस तरह अकेले गांव छोड़कर नहीं गई है। पर दीदी, इससे पहले हमारे परिवार की कोई भी लड़की अपने परिवार की तरक्की की वजह भी तो नहीं बनी है। क्या मतलब? अब आप चलो मेरे साथ। कहाँ? अरे आओ तो, आपको कुछ दिखाना है। आइए। ये तेरा है? हाँ दीदी, ये आपके भाई का ही है। बाबूजी का सपना था ना कि हमारा एक ट्रैक्टर हो, तो दीदी बचत ही नहीं हो पाती थी। पर पिछले 2 सालों से अच्छी फसल हो रही है, अच्छी बचत हो रही है। आज हम सबकी तरक्की का कारण हमारी मुस्कान है। लगता है मैंने समझने में गलती कर दी। समय के साथ मुझे अपनी सोच को बदलना होगा। आपको बदलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप बस आशीर्वाद दो। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है बिटिया। बेटा, मैं सोचती थी कि सबकी भलाई के लिए खुद के सपनों को खत्म कर देना ही समझदारी है, लेकिन तूने सिखा दिया कि अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश से ही शुरुआत होती है अपने परिवार और समाज की भलाई। इसी तरह हमें भी अपनी सोच बदलनी होगी। वर्तमान और भविष्य की जरूरतों के दृष्टिकोण से सस्टेनेबल कृषि अत्यंत लाभकारी है। इन पद्धतियों को अपनाकर सारे कृषक भाई अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आओ, सस्टेनेबल कृषि अपनाएं और मिलकर बनाएं एक नई पहचान।